हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो कि प्रीवियस ईयर यानी पहले के जो पेपर्स में साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, यानी समझेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसके ऊपर क्या कंसेप्ट है, हम कैसे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे चैप्टर 1 का जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसका। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम समझेंगे और समझने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे उनको भी हम जानेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। जो ऑयल और फैट से कंटेनिंग फूड्स होते हैं, यानी फूड्स में जो ऑयल या फैट होता है उनको फ्लश्ड करते हैं नाइट्रोजन से, यानी उनके साथ नाइट्रोजन डाला जाता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चंस देखा कि हम जो ऑयल और फैट्स वाले जितने फूड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन डालते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हम क्यों चिप्स के पैकेट में या कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं, या जो भी फूड्स हो जिनमें कि फैट्स या आयल्स होता है उनमें क्यों हम नाइट्रोजन फिल करते हैं। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन फिल करने के पीछे क्या लॉजिक है। नाइट्रोजन इसलिए फिल करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट उनको बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन तब होता है जैसे कोई एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब मान लो तुम्हारा फूड ही है, उस फूड में ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो फूड ऑक्सीडाइज हो गया, फूड को ऑक्सीजन मिल गया तो फूड ऑक्सीडाइज हो गया। तो बोलते हैं कि फूड ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके बाद उसका टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं और वो हमारे खाने के लिए नहीं रह जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि फूड रैंसिड हो गया है। तो रैंसिड मतलब क्या है? रैंसिड मतलब फूड का स्मेल बिगड़ जाना, टेस्ट खराब हो जाना और हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है, इसीलिए हम उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी होता क्या है? तो रैंसिडिटी उसको बोलते हैं जिस समय आपका कोई फूड्स जिसमें कि फैट्स या आयल्स उसमें कुछ टाइम टू टाइम या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेज आ जाए, उसके टेस्ट में चेंज आ जाए और उसका स्मेल चेंज हो जाए, जिसके कारण वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो उसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रैंसिडिटी आपने समझा। तो इतने टर्म्स हैं, तो इसका मेन आंसर क्या है कि जो ये फूड्स होते हैं जिनमें कि ऑयल और फैट्स होता है उनमें नाइट्रोजन इसलिए ऐड करते हैं कि नाइट्रोजन फूड्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है, इसीलिए उसके पैकेट में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डाला जाता है। क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन को उससे इंटरेक्ट नहीं होने देता फूड से, यानी फूड में ऑक्सीजन नहीं मिलता है जिसके कारण फूड का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं और हमारा फूड सेव रहता उस नाइट्रोजन के कारण। तो इसीलिए नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा बॉडी भी कभी कभी जब हम किसी पॉल्यूशन एरिया में हो या कुछ भी चेंजेज होते हैं हमारे बॉडी में तो हमारा सेल्स फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करने लगता है और ये फ्री रेडिकल्स इतने हार्मफुल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स यानी सेल को डैमेज करने लगते हैं, जिसके कारण हम एंटीऑक्सीडेंट लेना जरूरी है, जो कि आप विटामिन सी जैसे लेमन में, नींबू में मिलता है उसको ले सकते हो, या विटामिन ई जैसे आप बादाम वगैरह में ले सकते हो। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। या फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में खाएं या वेजिटेबल्स, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपके क्वेश्चंस का सिंपल यही आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके कारण यहाँ पर फूड का, यानी जो भी फूड्स आयल्स और फैट्स वाले हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, जिसके कारण ये सेफ रहेंगे और हमारे हेल्थ के लिए मेंटेन रहेगा, बेटर रहेगा। तो आपके स्क्रीन पे बोला है वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी हमें आवश्यकता पड़ती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं? देखो प्यारे बच्चों, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जैसे आप लिखते हो जनरली, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये आपस में मिल के आपके NH3 यानी अमोनिया बनाते हैं। तो हमें इनको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, क्यों बैलेंस करते हैं? ठीक है, तो आप जानते हो कि होता है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें यह बोला जाता है कि जो भी एटम्स जितने इधर हैं या जितना इधर साइड का मास है, टोटल मास, यानी ये रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो दो एलिमेंट्स या मालिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं या कंपाउंड, तो नया कुछ प्रोडक्ट बनता है, चीज़ें बनती है। जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 एटम्स है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है? 1 एटम्स है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना आपके पास शुरू में था रिएक्शन होने से पहले,
और रिएक्शन होने के बाद जितना बनेगा वो सेम होगा। अगर इधर 100 ग्राम है तो इधर भी क्या होगा, 100 ग्राम होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करते हैं। जैसे स्केलेटल मतलब ये अनबैलेंस, अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। जैसे आप लिखते हो H2 + O2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हमको रिएक्ट कराया तो H2O मिला, तो ये भी अभी अनबैलेंस है यानी स्केलेटल है। तो इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है, यानी मास कंजर्व रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस होना भी ये जरूरी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस उसका फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले ये दो लोग थे अलग अलग टाइप्स के, लेकिन इनका मास, जो दोनों का मास जोड़ दिया जाए, मास मतलब क्वांटिटी भाई 5 ग्राम 6 ग्राम, ठीक है, उनको अगर मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी जोड़ के ही आएगी। अगर इधर 10 ग्राम है दोनों का जोड़ने के बाद तो इधर भी 10 ही ग्राम होगा, भले ही उसका लुक चेंज हो गया यानी अमोनिया गैस बन गया। बातें क्लियर, ठीक है। तो फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, यानी इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए। ये CBSE 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बैलेंसिंग को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए आप एक तरीका जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आना चाहिए, यानी जितना इधर एटम्स है Fe का उतना इधर भी Fe का एटम्स होना चाहिए। यही तो पढ़ा भाई हमने, क्यों इस इक्वेशंस को हम बैलेंस कर रहे थे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये दोनों का मास जितना होगा तो इन दोनों का भी मास इसके बराबर ही होगा, भले ही फॉर्म चेंज हो गया है, ठीक है। तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए आप कैसे इसको बैलेंस करोगे? तो बैलेंस करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, या तो एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है जिस पे आप सोच सोच के कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी दिमाग लगाते हैं और सोचते जाते हैं। तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर H2, यानी ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप जनरली H और O को पहले देख लो, ठीक है, जिसमें H और O दिखे। तो यहाँ पर H कितना है 2 और यहाँ पर H कितना है 2, चलो ठीक है बैलेंस है। O कितना है 1, लेकिन वो यहाँ पर कितना है 4, यानी हमें 4 O की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे Fe देखो अकेले है, Fe अकेले है, अकेले का मतलब सिंगल है, तो हम इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे ना तो इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ेगा। अगर मान लो मैं ये यहाँ पर 3 Fe है तो मैं सबसे पहले इसी को 3 कर देता हूँ। अब इसको मैंने 3 किया तो अब किसी पे इफेक्ट नहीं आया, बस इसको 3 को मैं देख कर यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है, क्योंकि अकेले था भाई, इसके साथ कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका H2 2 है, ठीक है, लेकिन O4 है, हमें O4 करना पड़ेगा ना। तो 4 यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो 4 × O यानी 4O, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर मान लो कोई ऐसे लिखता है 4H2, इसका मतलब क्या है, H के जो एटम्स है वो 8 हैं, यानी कैसे होता है 4 × 2 = 8 है, और O यहाँ पर क्या है 1, तो O के एटम्स कितने हैं 4 हैं। O के एटम्स कितने हैं 4, देखो 4 × 1 = 4, ऐसे समझने के लिए आप लॉजिक लगाओ, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ एक एटम्स है, O का एक एटम्स है, यहाँ पर H के कितने एटम है 2 एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बातें क्लियर देखो, तो 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 × 1 = 4, 4 ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। अब इसको 4 करना है तो हमें यहाँ पे क्या लगा देंगे, सॉरी हमें 8 करना है तो हम क्या लगा देंगे 4, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक और इसका तरीका होता है जो कि अलजेब्रा की तरह होता है, ठीक है, अगर आप उसे चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अलजेब्रिकल तरीके से, देखो तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर 3 है ना, हमने मान लेता है A था, ठीक है, इसको हमने मान लिया B था, मालूम ही नहीं है भाई क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया इस जगह पर C था, यहाँ पर क्या था D था। भाई ABCD क्या है, कोई एक नंबर होगा, इसमें डाउट्स नहीं करना है, ठीक है। ABCD क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो Fe जो है यानी आयरन एटम्स, ठीक है, तो Fe का कितना होगा। अब इस 3 को अब मैंने तो ये हीट एंड ट्रायल से बता दिया, अब मैंने मान लिया मुझे नहीं मालूम, तो Fe यहाँ पर कितना है 1A, क्योंकि एक ही Fe है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 है। ये रिएक्टेंट साइड्स की बात है, ये रिएक्टेंट वाला साइड है, रिएक्टेंट, और इधर वाला क्या है प्रोडक्ट वाला साइड, ठीक है। तो Fe कितना हो गया 1A इधर, ठीक है, क्योंकि अब आप मैंने तो ये हीट एंड ट्रायल से बता दिया, मैंने बोला A मान लो इसको, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, हमें जानकारी नहीं है, ABCD आर नंबर्स, कोई नंबर्स है, ठीक है। तो Fe इधर कितना है, Fe इधर होगा आपका 3C, क्योंकि 3 है ना, तो 3 में C से मल्टीप्लाई कर दो 3C। C क्या है भाई कोफिशिएंट है, कोई नंबर आएगा यहाँ, वो इसको मुझे निकालना है बस, ठीक है, अलजेब्रा की हेल्प से। अब यहाँ पे क्या होगा आपका H कितना है, तो H आपका 2B, मैंने बोला ना 4, मुझे नहीं मालूम 4 कौन सा नंबर, मैंने B मान लिया, तो 2B 2 × B। अब यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे H है आपका 2D, ठीक है, आप इसको इरेजी कर दो, ठीक है। आपने तो तरीके सीख लिए कैसे हीट एंड ट्रायल्स करते हैं, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। H2D हो गया।
अब यहाँ पे O कितना होगा 1B और यहाँ पे O कितना होगा 4C। ठीक है, बस यही 3 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, Fe है, H है और O है। अब हमें भाई जब ये दोनों बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जितना Fe का इतना एलिमेंट इधर होगा उतना F इधर भी होगा, तो 1A = 3C। क्यों भाई? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितना एटम्स Fe का उधर होगा उतना इधर ही होगा, तो मैंने दोनों को इक्वल दिखा दिया। 2B = 2D, ठीक है, 1B = 4C। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है आपको। जनरली कोई भी एक नंबर देखोगे तो B भी 2 बार दिख रहा है, C 2 बार दिख रहा है। ठीक है, यानी ये 2 C बार दिख रहे हैं और 2 B, यही दोनों में दिख रहा है। जो ज़्यादा बार दिख रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। C 2 बार आया, B 2 बार आया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप जो ज़्यादा बार आया ना यानी B, तो आप कोई एक नंबर थिंक कर लो। जैसे B के लिए मान लो मैं C के लिए थिंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो C को अगर मैं 1 कर देता हूँ, लेट C 1। ठीक है, छोटे नंबर से भी आप शुरुआत कर सकते हो। C को मैंने 1 मान लिया। देखो 1 मानने इसलिए है क्योंकि फ्रैक्शन माने को थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 माना। तो क्या हो जाएगा, लेट यहाँ पर लिख देना, लेट C = 1। तो ये पहले इक्वेशंस, जो ये फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पर लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशंस, सेकेंड, थर्ड इक्वेशंस। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। तो C = 1, तो 1A = 3। तो A की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 3 हो गई। भाई किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आएगा, तो A की वैल्यू 3 हो गई। अब दूसरा क्या होगा, अब यहाँ तक आपने समझा। अब C की वैल्यू हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो फ्रॉम थर्ड बोल सकते हो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशंस। ठीक है, 1B = 4 × C, यानी B की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो B कितना हो गया 4। ठीक है, अब D की वैल्यू निकालनी है, तो D तो आप निकाल सकते हो ना, तो फ्रॉम 2 यहाँ से लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2। 2B = 2D, B की वैल्यू हमें मालूम हो गई 4, तो 2 × 4 = 2D, तो D की वैल्यू 4, यानी D क्या हो गया 4। तो मेन क्रूशियल पॉइंट्स क्या था जो कि एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो लेट करने वाला। तो लेट किसको करते थे? जो ज़्यादा बार आया है। या तो अब B देखो ज़्यादा बार आया है। ठीक है, अब मैं बोलता यहाँ पर B को क्या लेट करते थे? देखो यहाँ पर 2B के साथ 2D है। ठीक है, लेकिन 1B के साथ 4C है, तो तुम B को यहाँ पर 4 मान लेते तो बात बन जाती। क्यों? क्योंकि 4 से 4 कट जाता। ठीक है, ऐसा ही नंबर सोचना है कि जो इजीली कट जाए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो आपके देखो वैल्यू आ गया, तो आप रख लो यहाँ पर C की जगह पर 1। ठीक है, हमने तो माना था A की जगह पर 3 रख लो, B की जगह पर 4। ठीक है, और D की जगह पर 4। अब आप इसको चेक करते रहना, ऐसे ही आप कर सकते हो। बहुत से ऐसे इक्वेशन है जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप N2 + S2 का भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये वाला जो मेथड्स है ना, ये जितने भी बड़े बड़े इक्वेशंस हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो, जल्दी आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, हीट एंड टाइल मेथड्स आपका काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में इस अलजेब्रा का हेल्प लेके आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। माना ये A है, ये B है, ये C है, तो N की वैल्यू रिएक्टेंट साइड्स में 2A, हाइड्रोजन की वैल्यू 2B, और यहाँ पर N की वैल्यू 1C, H की वैल्यू 3C। कोई डाउट्स? देखो भाई C है ना, N तो एक ही है ना 1C, H कितना है 3, तो 3C। बातें क्लियर? अब इन दोनों को इक्वेट्स करो, तो 2A = क्या होगा 1C, क्योंकि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जितना इधर एटम्स होंगे या मास, टोटल मास, इसका भी टोटल मास वही होगा, सेम होगा, तो बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 2B = 3C। अब इसमें देखो कौन ज़्यादा बार आया है, C ज़्यादा बार आया है, तो C की कोई वैल्यू मान लो। तो अब बच्चा सोचेगा सर C की वैल्यू मैं क्या मानूँ, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर अगर मैं C की वैल्यू 2 मानता तो कट जाता 2 से 2, यानी ईजिली हो जाता। तो लेट C = 2। अब कोई बच्चा बोलता सर जी 4 मान लूँ, तो 4 भी मान लो। फिर जैसे ही तुम 4 यहाँ पर लिखोगे ना, तो फिर देखोगे कुछ, अगर मान लो तुमने 4 लिख दिया और ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, तब भी तो कट जाएगा। 4 3 2, हम कटा भी सकते हैं लास्ट में अगर ऐसा आ गया तो। ठीक है, देखो ये अब इनका नहीं कटेगा इजली, अब ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो आप मान के कर सकते हो। तो लेट C = 2, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × 2, यानी A की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह आप B की वैल्यू निकाल सकते हो। 2B = 3 × C, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी B क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो बस फाइनली पुट अप कर दो, B की जगह पर 3 और A की जगह पर 1 और C की जगह पर 2। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो ये तो मान लो हीट एंड टाइल से आ गया तो वही करो, परफेक्ट। अगर क्वेश्चन बाय द वे नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मेरे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होगा, बोला है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी इस रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है,
स्टेट विच इज़ मोर रिएक्टिव, Mn आर एलुमिनियम्स एंड वाई, यानी Mn से ज़्यादा रिएक्टिव है या एलुमिनियम, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप समझो। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका इक्वेशंस दिया हुआ है, यानी 3MnO2 4Al, ठीक है, ऐसा करके लिखा हुआ है। आप एक बार चेक करोगे ये सब पूरा इक्वेशंस बैलेंस होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट्स है और कौन सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, जो भी ये आगे है ये क्या है, एक मेटल्स है, ठीक है, बातें क्लियर। तो यहाँ पर देखोगे मैग्नीज और एल्युमिनियम, तो आप एक एक्टिविटी सीरीज पढ़े होगे, याद होगा। इसमें क्या होता है कि यह बताया जाता है कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, और जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा एक्टिविटी उनकी घटती जाएगी, उन रिएक्शन में पार्टिसिपेट वीक हो जाएंगे, यानी वो डिस्प्लेसमेंट किसी का कम करेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कोई मेटल्स किसी दूसरे या कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हटाता है उसके कंपाउंड से, यानी डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये मैग्नीज है, ये एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो कंपाउंड्स था MnO2, और ये क्या है, एल्युमिनियम्स एक आपका एलिमेंट्स है, यहाँ पर पड़ा है अकेले, ठीक है, और ये कंपाउंड्स है। तो भाई इस कंपाउंड से क्या हुआ कि ये एल्युमिनियम यहाँ पर आ गया और Mn को हटा दिया, देखो हट गया ना, अपने इस जगह को बना लिया ना। तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से हटा देते हैं, ईजिली ऐसे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव हो गया, तो एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या अब आपको ऐसे भी पूछ सकता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें पूछ सकती हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ने अब क्या गेट कर लिया, एल्युमिनियम के अंदर ऑक्सीजन आ गया, तो एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो बोल सकते हो एल्युमिनियम इज़ ऑक्सीडाइज्ड, यानी एल्युमिनियम को ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़, इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे का क्या कराता हो, रिडक्शन, और खुद का ऑक्सीडेशन। तो भाई खुद का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, तो आप इधर देखोगे ना, तो यही बेचारा जो एल्युमिनियम है यही बोल रहा है कि मेरा ऑक्सीडेशन कर लो। तो एल्युमिनियम का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है। भाई एजेंट होते क्या हैं, एजेंट उनको बोलते हैं जो कुछ काम करते हो। तो यहाँ पर ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका काम क्या होगा, दूसरे को रिडक्शन कराना। तो दूसरे का रिडक्शन कराने का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये कंपाउंड्स है ना, तो इस कंपाउंड से अगर आपने O को हटा दिया, तो इस कंपाउंड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी इस कंपाउंड का क्या हो गया बाबू, रिडक्शन हो गया। बात क्लियर, ठीक है। ये तो मैं अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे हम समझ रहे हैं, इसका बेस इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, लेकिन हम जनरली ये भी समझेंगे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, एल्युमिनियम। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे का रिडक्शन कराना। ये एल्युमिनियम ने क्या किया, इनका ऑक्सीजन छीन लिया और इनको क्या कर दिया, रिडक्स कर दिया। यानी पूछ सकता है कौन इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, तो बोल सकते हो MnO2 इज़ रिड्यूस, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, बातें क्लियर। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछ सकता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन लेकर चलता और बांटता और लेते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, MnO2 इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बातें क्लियर, समझ गए। तो आप एक चीज़ यहाँ पर समझोगे कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका क्या होता है, खुद का रिडक्शन होता है, यानी रिड्यूस्ड हो जाते हैं। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप ऐसे, ये तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे कंसेप्ट था। आप इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी कंसेप्ट पढ़े होंगे कि रिडक्शन उन्हीं का होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हम जानेंगे, पहले हमने क्वेश्चन समझा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला क्या, ए ब्लू कलर्ड सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स वाइट ऑन हीटिंग गिव रीजन। एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, सॉल्ट है, वो वाइट हो जाता है हीट करने पर, तो इसका रीजन बताइए, आखिर ऐसा क्यों हो गया। है कि एक कॉपर सल्फेट था, उसको हमने हीट किया, यानी उसको गर्माहट दी, जैसे ही हमने गर्माहट दिया तो उसका कलर चेंज हो गया। तो आखिर ये कलर कैसे चेंज हो गया, तो आप जानते हो, या आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है, यानी इसमें पानी लगे रहते हैं, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स स्टिक्स होते हैं, यानी चिपके रहते हैं इसके अंदर, क्रिस्टल्स की तरह होता है। तो ये कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट कर दोगे, यानी आपने इसको आग दे दिया, ठीक है,
ऐसे ही आपने हीट किया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, यानी ब्लू से वाइट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये वाटर मालिक्यूल इससे कंबाइन थे ना, ये वाटर मालिक्यूल्स हट जाएंगे यानी रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही ये हटेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। बातें क्लियर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट दो फॉर्म्स में होता है, एक ब्लू एक वाइट। ब्लू क्यों, क्योंकि इसमें वाटर के मालिक्यूल से यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी की अमाउंट्स है, ठीक है। और एनहाइड्रेटेड जिसमें पानी की मात्रा है ही नहीं, यानी इसमें से वाटर के मालिक्यूल्स गायब हो गए, तो बचा क्या, ये बचा, दैट इज़ वाइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब हाइड्रेशन करना, यानी किसी के अंदर पानी डालना। एनहाइड्रेटेड मतलब पानी को रिमूव करना, फिट को, ठीक है। ये जो मेरा कॉपर सल्फेट है, इसमें मैं फिर पानी डाल दूँ, यानी वाटर को एडिंग कर दूँ जैसे भी तरीके लगा के, तो फिर इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि फिर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा। बातें क्लियर। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। यानी आप क्या समझते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है क्या और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है क्या, इनका एग्जांपल दीजिए। देखो प्यार बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उनको बोलते हैं जिनमें क्या होता है, हीट बाहर की तरफ निकलता है, यानी हीट निकलता है, हीट रिलीजिंग रिएक्शंस है, जिसमें चारों तरफ हीट पैदा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि अगर चूने को हम पानी में डालते हैं तो चूना जैसे ही पानी में मिक्स होता है तो चारों तरफ हीट पैदा होता है, यानी जो मटका होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो, तो वहाँ पर भी क्या है, हीट रिलीज हो रहा है। और एक इंडोथर्मिक क्या है, इंडो मतलब इन करना, यानी हीट को लेना, ठीक है। जैसे अगर आप ग्लूकोज आपके पास है, ग्लूकोज को अगर आप जीभ पर रखो तो कुछ समय बाद देखोगे कि जीभ आपका कूलनेस यानी ठंडा फील करेगा। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये ग्लूकोज है, जैसे ही हमने जीभ पर रखा तो ग्लूकोज कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो हीट को आपके जीभ से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और वहाँ पे भी क्या होता है, आपका इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है, जिसके कारण कूलनेस यानी ठंड महसूस होती है आपके जीभ को, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो एक्सोथर्मिक में अगर आपके पास मेथेन है और आपने मेथेन में ऑक्सीजन डाला, मेथेन आप जानते हो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसका भी यूज होता है बहुत सी जगहों पर, ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुने होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेथेन का ज़्यादा रोल है। मेथेन के हेल्प से जो हमारी सन की लाइट्स है यहाँ पर बनी रहती है, यानी उसकी गर्माहट यहाँ पर बनी रहती है, और इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को ये बढ़ा भी देता है, ठीक है, इसके हेल्प से। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आपको मालूम होगा, मार्स गैस, इनको मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, जैसे कि आप कि जो यानी गोबर होता है, वो गोबर अगर उसमें बैक्टीरिया आते हैं और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी उसको पूरा आपने ढक के रख दिया, ठीक है, और जैसे ही आपने ढक के रख दिया तो उसमें बैक्टीरिया आते हैं और उस बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने लगते हैं, यानी तोड़ने लगते हैं, और तोड़ने के बाद एक गैस रिलीज करते हैं। वो गैस क्या होता है, मेथेन, यानी वहाँ से प्रोड्यूस होता है। वेजिटेबल्स ही है, उस वेजिटेबल्स को आप कहीं ढक के रख दो तो कुछ समय बाद उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, बैक्टीरिया आएंगे, आने के बाद क्या करेंगे कि उसको धीरे धीरे सड़ाने लगेंगे, और सड़ाने के बाद एक गैस रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा मेथेन, और वहाँ पर बिना ऑक्सीजन का होता है, एनारोबिकली मतलब बिना ऑक्सीजन का वो होना चाहिए, तभी ये मेथेन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उस वेजिटेबल से, जो कि सड़े हुए वेजिटेबल से, या जो भी चीज़ें, सब्जियाँ और गोबर्स, ठीक है। देखो CH4 + O2 को अगर हमने मिला दिया तो क्या बनेगा, CO2 + H2O, और साथ में कुछ अमाउंट्स में हीट रिलीज होगा, ठीक है, यानी हीट बाहर की तरफ निकलेगा रिएक्शन में। तो ये तो अभी अपनी इतनी बातें समझा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर दूँ, ठीक है, तो देखो ये हो गया बैलेंस, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब इंडोथर्मिक में आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, ठीक है। अगर आपने उसे थोड़ा हीट दे दिया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक्लाइम + CO2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंडोथर्मिक, यानी इन्होंने हीट को लिया, देखो हीट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया, लिया, उसके बाद ये चीज़ें बन के आपकी तैयार हो गई। देखो प्यारे बच्चा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ए स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक स्टूडेंट है, उसने कुछ पीसेस मार्बल के HCl में डाल दिए जो कि टेस्ट ट्यूब में था। जो इवॉल्व गैस, यानी जो गैस उसमें से निकलती है, उसको फिर लाइम वाटर में पास किया गया। तो व्हाट चेंजेस वुड बी ऑब्जर्व्ड इन ए लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में क्या चेंज हुआ, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द चेंज ऑब्जर्व्ड, यानी जो दोनों चेंजेस हो रहे हैं उनका केमिकल इक्वेशंस लिखिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका ये मार्बल होता है, तो मार्बल का जो केमिकल्स नेचर है वो कैल्शियम कार्बोनेट की तरह, यानी वो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है। तो मार्बल को हम कैल्शियम कार्बोनेट समझेंगे, ठीक है। तो आपने इसमें को क्या किया कि HCl में डाल दिया, यानी इस मार्बल को ले जाकर
एक HCl नाम का लिक्विड था, HCl मतलब एसिड की तरह होता है, उसमें आपने इसको डाल दिया, ठीक है, HCl एक्वस होगा, ठीक है, एक्वस मतलब पानी टाइप का, ठीक है। जैसे ही आपने डाला था देखो एक रिएक्शंस होगा, वो रिएक्शंस क्या होगा कि जो ये C है यानी कैल्शियम है और Cl है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। देखो जनरली आप अगर समझने के लिए समझना चाहते हो, जैसे H2O लिखते हैं ना, तो आगे जनरली प्लस होता है, पीछे क्या होता है, माइनस वाला पार्ट होता है, यानी इसका H का पॉजिटिव रेडिकल्स होता है, O का माइनस, तो ये पॉजिटिव रेडिकल Ca का Cl से कंबाइन होगा, ठीक है, CaCl2, और साथ में क्या बनेगा आपका H2O बनेगा, और साथ में क्या बनेगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और पानी बनेगा। देखो यहाँ से H मिला और 2 H2O ये बन गया। अब इसको बैलेंस भी हम कर सकते हैं 2। अब आपको उस टाइम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो रिएक्शंस याद भी होने चाहिए, या जनरली आपको समझ होना चाहिए कि कैल्शियम है तो ये क्लोराइड के साथ कंबाइन हुआ, कैल्शियम क्लोराइड बना, ठीक है। देखो ये कैल्शियम पर पॉजिटिव होता है क्योंकि मेटल्स है तो इसका पॉजिटिव रेडिकल्स होता है, ठीक है। अगर आप पढ़े हो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, ठीक है, तो 2 8 8 और 2, ठीक है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ये बाहर हटाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्टेट रूल्स हमें सेटिस्फाइड कराना है, यानी बाहर वाले में एटमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, इसलिए 2 गायब करता है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आता है Ca2+, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये H2O बना, ये CO2 बना, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बैलेंसिंग भी आप कर लोगे, ठीक है। इससे गैस निकला, ये गैस क्या निकला, देखो CO2 गैस निकल रहा है ना, इस गैस को हमने क्या किया लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है इसका फार्मूला आना चाहिए, तो लाइम वाटर हम उसको बोलते हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, ठीक है। आप लाइम वाटर समझ रहे होगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम H2O डालें, ठीक है, पानी डालें और कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो ऐसा बनाएगा, ठीक है। जैसे ही इस लाइम वाटर में, ये जो लाइम वाटर है आपका, अब आपने इसमें क्या किया कि CO2 यानी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डाला, तो फाइनली एक रिएक्शंस होगा जिसमें क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में यहाँ पर वाटर इवॉल्व होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर ये तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, लेकिन अगर ये CO2 लंबे टाइम तक यानी खूब ज़्यादा टाइम तक इसको मिलता रहा तो ये नहीं बनेगा, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका वाइट बन रहा है ना, ये नहीं अब फॉर्म होगा। अब क्या होगा, तो फाइनली ये हो जाएगा कि CaCO3 + H2O जो ये प्रोडक्ट बना है इधर, और साथ में इसमें क्या होगा कि आपका फिर CO2 ऐड होगा, क्योंकि CO2 आप लंबे टाइम तक देते गए, तो फाइनली ये क्या बना देगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। देखो बाई कार्बोनेट इससे है मतलब है, ठीक है, CO3 रहता है तो हम कार्बोनेट बोलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 से, और यहाँ पर बाई के लिए HCO3 बाई कार्बोनेट, ठीक है, बाई मतलब 2 इसलिए बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो बातें समझ गए, ये लंबे टाइम तक अगर CO2 पास होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये जो मिल्कीनेस है यानी जो ये वाइट बन रहा है आपका, कब, जब लाइम वाटर में उस गैस को पास करा रहे हैं तो यहाँ पर मिल्कीनेस यानी वाइट जो चीज़ें बन रही हैं क्या वो समाप्त भी हो सकती हैं, तो हो सकता है भाई कब, जब लार्ज अमाउंट में CO2 पास करें, यानी लंबे टाइम तक अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते गए तो इसका मिल्कीनेस समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, आपने इतनी बातें समझा, अब थोड़ा इनका स्टेट समझ लेते हैं। स्टेट मतलब किस लुक में होंगे, तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये तो सॉलिड होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक मार्बल है तो मार्बल सॉलिड होता है। HCl क्या होगा, HCl आपका एक्वस होगा, क्यों एक्वस होगा, क्योंकि जो ये HCl है इसको पानी में डिजॉल्व किया गया है, ठीक है, एक्वस के रूप में है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, क्योंकि ये भी पानी में मिला ही होगा, ठीक है। H2O क्या होगा, लिक्विड्स होगा। क्यों लिक्विड बोलेंगे, क्योंकि देखो जो चीज़ खुद मेल्ट हो जाती हैं तो वो लिक्विड कहलाती है, जैसे बर्फ़ पानी बन गया तो मेल्ट हो गया तो लिक्विड है। लेकिन जो ये CaCl2 है ना, ये पानी में है, ये CaCl2 तो एक कंपाउंड है लेकिन पानी में घुला हुआ है, ठीक है, पानी में डिजॉल्व, इसलिए इसको हमने एक्वस बोला। और ये क्या है, गैस, तो यहाँ पर G, और गैस ऊपर की तरफ जाती है, अभी नोटेशन याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्वस, ये भी पानी में है, ठीक है, ये गैस, ये क्या होगा, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है तो सॉलिड होगा, ये H2O लिक्विड क्योंकि ये खुद मेल्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड्स, गैस, और ये क्या होगा, एक्वस, ठीक है, यानी ये पानी में खुद डिजॉल्व हुए चीज़ें हैं, ठीक है। बातें क्लियर आपको। गिव एन एग्जाम्पल, लिस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक ए केमिकल इक्वेशंस मोर यूजफुल, ठीक है। एक एग्जाम्पल दीजिए जिसके कारण हमें जानकारी मिले कि केमिकल इक्वेशंस ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। 2 इन्फॉर्मेशन हम क्या रखें या क्या बनाए केमिकल इक्वेशन में जिसके कारण हमें समझ में आए कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है मोर यूजफुल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है।
अगर आप कोई भी केमिकल इक्वेशंस लिखते हो तो जो भी आप एलिमेंट्स या कंपाउंड्स लेते हो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट होते हैं या प्रोडक्ट जो बनता है, तो प्रोडक्ट जो भी बनते हैं या रिएक्टेंट जो भी होता है, रिएक्टेंट उनको बोलते हैं जो रिएक्शन करते हैं आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर उनका स्टेट यानी फिजिकल स्टेट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल स्टेट मतलब उनका लुक्स, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, वो सब चीज़ें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी मैंने बताया कि अगर मान लो आपके पास जो भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, अगर मान लो H2 है प्लस O2 है, ये मिल के आपका वाटर बना रहा है, आपके पास बहुत से इक्वेशंस होंगे। तो H2 क्या है भाई, एक गैस है, O2 भी क्या है, गैस है, और फाइनली ये क्या बन जा रहा है आपका H2O, एक लिक्विड बन जा रहा है। तो ये इनके फिजिकल स्टेट्स है, यानी किस लुक में ये दिख रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है। एक्वस आपने जाना, एक्वस उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो पानी में घुले हों यानी डिज़ोल्व हों, और लिक्विड उनको बोलते हैं जो खुद मेल्ट हो जाते हैं। जैसे बर्फ़ है, पानी, ठीक है, तो बर्फ़ पिघल के पानी बन गया तो वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया फिजिकल स्टेट। अब दूसरी बात करेंगे, वो दूसरी बात क्या होगी कि उनमें गैस जो इवॉल्व हो रहे हैं उनमें एक साइन बनता है जो कि अपवर्ड की तरह होता है। और एक और चीज़ आप प्रेसिपिटेट पढ़े होगे, प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे की तरह बैठ जाता है, वो प्रेसिपिटेट का साइन ये होता है, और ये गैस इवॉल्व का ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो भी गैस निकलेंगे वो इवॉल्व होंगे, उनका डायरेक्शन, उनका सिंबल क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है, यानी उड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्रेसिपिटेट जो बैठ जाएंगे नीचे की तरफ बर्तन में, ठीक है। पीपीटी बातें क्लियर। तो दो चीज़ें आप याद रखिएगा जिनके कारण आपका केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव यानी ज़्यादा जानकारी देने वाला हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। क्या होगा, ये क्या आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हो लीड नाइट्रेट में, यानी लीड नाइट्रेट में आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हो जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ कलर भी चेंज होता है। आप पढ़े हुए कि रिएक्शंस के बाद गैस निकलती है, हॉटनेस पैदा होता है, कलर चेंज होता है, ये सब चीज़ें रिएक्शंस के बाद होती रहती हैं, यानी हमें दिखती हैं। तो हमें इन्हें समझना है, कैसे समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है कि लीड नाइट्रेट्स पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिल रहा है, तो मिलने के बाद क्या होगा और यह किस प्रकार का रिएक्शंस होगा, ये भी पूछ सकता है। तो देखो पहले आप देखो क्या है, PbNO3 यानी लीड नाइट्रेट प्लस Ki, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी इनको डाला गया, रिएक्शन कराया गया। तो आप जानते हो कि ये जो आगे वाला है, ये एक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये दिखा होगा। तो ये पोटेशियम ऊपर होता है और Pb क्या होता है, नीचे होता है। एक्टिविटी सीरीज आप एक बार देख सकते हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सब चीज़ें दी होंगी। तो जो सबसे ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और जो नीचे होते हैं लेस रिएक्टिव। धीरे धीरे जब नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे ये K जो है ना, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो K डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, KNO3। अब यहाँ पे NO3 मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर 2 क्यों लगाया, तो आप समझ रहे हो, क्योंकि देखो K का जो रेडिकल्स होता है +1 K प्लस, और Pb का जो पॉजिटिव रेडिकल होगा 2 Pb2 प्लस, ठीक है। तो 2 प्लस के लिए 2 माइनस चाहिए तभी तो न्यूट्रल्स होगा, ठीक है। तो K प्लस इसलिए NO3, क्योंकि NO3 पर जो -1 का चार्ज होता है, यानी -1 बोलो चाहे माइनस, बात एक ही है, ठीक है। प्लस बोलने का मतलब प्लस एक ही है, ठीक है। तो NO3 माइनस है, यानी NO3 माइनस का रेडिकल है, जो कि निगेटिव एक रेडिकल है, ये निगेटिव रेडिकल्स है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, ठीक है। इसीलिए हमने एक प्लस एक माइनस ऐसे कर दिया। और दूसरा क्या बनेगा आपका Pb प्लस है ना, तो I पे रेडिकल क्या होता है, माइनस, I पे चार्ज क्या आता है, -1, और ये एक निगेटिव रेडिकल है I माइनस, ठीक है। माइनस बोलो चाहे माइनस बोलोगे तो एक कहलाएगा, ठीक है, वही माइनस का मतलब है। तो PbI2 ये बन गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लीड आयोडाइड्स बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब एक चीज़ है, कलर क्या होगा, तो भाई कलर होता है यहाँ पर येलो। आप जब रिएक्शन कराओगे ना तो आपको मालूम चलेगा येलो कलर फैब बनेगा। अब पूछ सकता है किस प्रकार का रिएक्शंस है, तो आप देखोगे यहाँ पर भाई Pb था और ये K था, तो K यहाँ पर आ गया और Pb कहाँ चला गया, वहाँ पर चला गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, Pb भी यहाँ पर चला गया, K यहाँ पर आ गया। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बातें क्लियर आपको होगी, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक चीज़ आप समझो, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें क्या होता था कि उसमें अगर आपके पास जैसे कॉपर सल्फेट है और Fe है, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो Fe मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो FeSO4
और Cu। तो इसमें क्या होता है कि बस जनरली Fe आ जाता है और Cu तो अकेला वैसे ही पड़ा रहता है, तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि K यहाँ पर आया फिर Pb यहाँ पर गया, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गए। ठीक है, ये कैसे आयंस कैसे रेडिकल हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स, ये भी Pb क्या है, पॉजिटिव रेडिकल्स है। ठीक है, रेडिकल्स होते क्या है, ये एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होते हैं उनको लेकर रेडिकल्स बोलते हैं। ऐसा निगेटिव रेडिकल क्या होगा, Cl-। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल K+, ये पूरा रेडिकल्स है, एक निगेटिव रेडिकल एक पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स के ऊपर जो चार्ज लगे हैं ये K+ है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने कम कर दिया है। क्यों कम किया, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए कम किया है। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, कलर क्या होगा, येलो बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।